प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यारो, फिर से कुछ बातें जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, शायद वो बातें हम और आप भूल चुके हैं और उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं यादों को फिर से हम ताज़ा करने आपके सामने आए हुए हैं। यारो, हम आप नए नए मुद्दे में, नए नए चीज़ों में खो जाते हैं और पुराने जो मुद्दे हैं उन्हें भूल जाते हैं, और उन्हीं पुराने चीज़ों को, पुराने मुद्दों को हम आपके सामने एक बार फिर से उन्हें याद दिलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यारो, क्या आप जानते हैं, क्या आपको याद है कि जब भरी संसद में किसी के द्वारा 6 लाख, किसी के द्वारा 4 लाख, किसी के द्वारा 8 लाख प्रवासी मजदूरों के बारे में बताया जाता है कि इतने प्रवासी मजदूर थे। कोई कहता है 8 लाख, कोई कहता है 4 लाख। यारो, ये कहाँ की संसद इस तरह से चलती है कि यारो, जब डाटा ही क्लियर नहीं है, जिन संसदों के पास अपना खुद का डाटा क्लियर नहीं है कि कितने लोग थे। सोचिए यारो, प्रवासी मजदूर उन्हें कहा जाने लगा, खुद के अपने देश में वो प्रवासी मजदूर हो गए, वो अपने ही देश में प्रवासी हो गए। सोचिए, और ये सब बातों को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर जो घटनाएं हुई हैं, वह सिर्फ ऐसे ही नहीं किया गया, वह एक प्लान, एक साजिश के तौर पर किया गया, ऐसा कदम लिया गया और एक झटके में करोड़ों नौकरियां चली गई, करोड़ों की जिंदगी तबाह हो गई, सिर्फ और सिर्फ एक गलत फैसले से, एक गलत निर्णय लेने की वजह से, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यारों, मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे वादे किया क्यों जो वादे नहीं पूरा कर सकते थे? और क्या आप जानते हैं, जिन प्रवासी मजदूरों को आप सुविधा देने की कोशिश की थी, क्या उन्हें वह सुविधा दिया गया? क्या जिन्हें वादा किया गया था कि ये चीजें प्रवासी मजदूरों को, प्रवासी लोगों को ये सुविधाएं दी जाएंगी, क्या उन्हें सुविधाएं मिली? क्या उन्हें वो सुविधाएं दी गई? ये आप खुद डिसाइड करिए, ये खुद आप पता करिए कि क्या उन लोगों को वो चीजें दी गई या नहीं दी गई। यार, कितने लोग मर गए, कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोग खुदकुशी कर लिए, और कितने लोग रेलगाड़ियों में सफ़र करते हुए मर गए, और कितने लोग रेलगाड़ियों की पटरियों पर चलते चलते मर गए, और सरकार उनके लिए कुछ ना दे सकी, उन घर परिवार को कुछ सहायता राशि तक ना दे सकी। इन्हीं शब्दों को लेकर कितने घरों को बर्बाद कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक झटके में। और उन परिवारों के लिए इन सरकार के द्वारा अभी ऐसा कोई कदम नहीं अभी तक उठाया गया जो प्रवासी मजदूरों के हित का काम हो सके। और इन्हीं बातों को लेकर हम कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं, आपको याद दिलाने जा रहे हैं। तो आइए कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। रेलगाड़ी में सफ़र करने के दौरान मरने वालों की संख्या 110 से अधिक है, जो कि रेलगाड़ी में सफ़र करते हुए मर गए। और पटरियों पर और पलायन के दौरान यहाँ वहाँ जाते मरने वालों की संख्या 200 से अधिक है। और इनके लिए भी सरकार अभी तक कोई बड़ा कदम ना उठा सकी, कोई बड़ा फैसला इन परिवारों के प्रति अभी तक ना ले सकी। सोचिए यारो, और कुछ बातें हम आपको बता देना चाहते हैं। इस देश के भीतर बीते 6 महीनों के अंदर 1,20,00,000 लोग गरीब की श्रेणी में आ गए। सिर्फ और सिर्फ बीते इन 6 महीनों के अंदर 1,20,00,000 लोग गरीब की संख्या में फिर से पुनः शामिल हो गए। और इसी देश में गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल लोगों की संख्या, तादाद बढ़कर 3,50,00,000 लोगों की संख्या बीपीएल में फिर से दोबारा बढ़ चुकी है। और इसी देश की हालात ये है कि जिन योजनाओं का जिक्र
जिन योजनाओं के द्वारा जिक्र किया गया था कि उन्हें ये सहायता राशि दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसका जो पैसा लगभग 50 से 60% प्रतिशत तक उन घर परिवार लोगों को, गरीब परिवारों को नहीं दिया गया, नहीं मिल सका। और जो जन धन योजना थी, जो कैश ट्रांसफर हो रहा था, उनका भी पैसा उन्हें नहीं पहुंच सका है। और किसान सम्मान राशि देने की जो बात कही गई थी, वो भी उन किसानों तक अभी तक नहीं पहुंचाया जा सका है। सोचिए यारो, और हम आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि सत्ता से सवाल पूछने पर, सत्ता से सवाल करने पर, सत्ता इन सवालों का जायज आंसर नहीं देती है, और सत्ता में बैठे लोग इसे जायज समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। सोचिए एक बार यारो, आप भी सोचना शुरू कर दीजिए। और हमें आपको उन जमीनी हकीकत से रूबरू होना है। हमें आपको जमीनी हकीकत से मानना है, जानना है, उन चीजों को पहचानना है। दोस्तों, आज मैं कुछ चीजें और आपको बता देना चाहता हूं, क्लियर कर देना चाहता हूं। ना हमें किसी सरकार से, और हम आपको बता देना चाहते हैं कि ना ही हमें किसी सरकार से जाति है, ना ही हमारा किसी सरकार से जाति दुश्मनी है, ना ही किसी प्रकार का उनसे भेदभाव है। हमारे सिर्फ और सिर्फ जो दुश्मनी है, जो जाति दुश्मनी है, सिर्फ इतना है कि सरकार सही कदम लोगों के प्रति उठाए। क्योंकि यारो, ये आवाज हम आपसे निश्चित करते हैं कि ये आवाज अब लगातार आपके सामने आती रहेगी, और ये आवाज हम जरूर बोलते रहेंगे। हमारा आपसे वादा है कि दिन प्रतिदिन जैसी जैसी घटनाएं होती रहेंगी, वैसे वैसे हम आपके सामने रूबरू आपसे जरूर होते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। और बिहार की बातें कर लेते हैं। और इस समय जो बिहार का माहौल चल रहा है, आइए तो कुछ बिहार के बारे में भी बातें कर लेते हैं। यारो, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने सभी 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, और उस लिस्ट में कुछ चौंका देने वाले नाम हमारे और आपके सामने आए हैं, और वो जो हम आपको बता देना चाहते हैं। यारो, लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम जो है वह पूर्व मंत्री मंजू वर्मा का है। जो सबसे अधिक चौंकाने वाला नाम है वह है पूर्व मंत्री मंजू वर्मा का। मंजू वर्मा 2018 में मुजफ्फरपुर पालिका गृह कांड के बाद सुर्खियों में आई थी, और घर पर छापे के दौरान उनके यहां से अवैध हथियार भी बरामद किए गए थे। अवैध हथियार भी उनके घरों पर मिले थे, और उन्हें भी इस सरकार ने, जेडीयू ने उन्हें भी टिकट दे रखा। इस बार उन्हें भी टिकट दे दिया गया, और इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, और इन्हीं बातों को लेकर उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और तमाम आरोपों के दौरान इन्हें उस समय 2018 में पार्टी से निकाल भी दिया गया था, लेकिन फिर उन्हें पार्टी में शामिल कर दिया गया, और जेडीयू की तरफ से उन्हें टिकट भी दे दिया गया। और फिर हाल वो मंजू वर्मा जमानत पे हैं, और वह उन्हें टिकट मिल चुका है। और सबसे शर्म और सबसे मजे की बात ये है यारो कि हमारे जो गुप्तेश्वर पांडे जी थे, उन्हें टिकट नहीं मिल सका। अब सोचिए यारो, इतनी बड़ी पदवी होते हुए भी उन्हें टिकट नहीं मिला, और जिनके ऊपर पूर्व मंत्री होने के बावजूद भी उनके ऊपर इतने बड़े कांड का आरोप लगा था, उन्हें टिकट मिल गया। और गुप्तेश्वर पांडे जी को टिकट से हाथ धोना पड़ा। और अब बिहार और इन्हीं बातों को लेकर सारा बिहार गुप्तेश्वर जी को याद रखेगा, और सारे जितने भी बिहार के पुलिस हैं वो भी उन्हें जरूर याद रखेंगे।
और यार इन्हीं बातों के साथ एक बात हम और आपको बता देते हैं कि इससे शर्म की बात और नहीं हो सकती है कि जब मीडिया लगातार 4-5 महीने एक ही मुद्दे पर लगातार कवरेज करती रही और उन्हें शर्म भी नहीं आई। रिया चक्रवर्ती को लगातार मीडिया के द्वारा एक ड्रग एडिक्टर बनाया गया, ड्रग सप्लायर बनाया गया और उन्हें इस तरह से जनता के बीच भरा गया कि रिया को पूरी तरह से बदनाम किया गया। बीते 4-5 महीनों में जो मीडिया के द्वारा पाप किया गया है वह क्षमा योग्य नहीं है। इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि आप पूरी तरह से टीवी को देखना बंद कर दीजिए, वरना आप भी टीवी के मरीज हो जाएंगे और आप भी इसी तरह से बदनाम कर दिए जाएंगे जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को बदनाम कर दिया गया। और आखिरकार में अंत में कोर्ट के द्वारा रिया को बाइज्जत रिहा कर दिया गया और उन्हें छोड़ दिया गया और सुशांत सिंह का सुसाइड केस बताया गया है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप टीवी को पूरी तरह से बंद कर दें और टीवी को पूरी तरह से त्याग दें, क्योंकि जो टीवी चैनल लगातार 4-5 महीने से एक ही मुद्दे को लगातार चलाते रहें, जुमला फैलाते रहें आम जनमानस लोगों के बीच, वह काफ़ी शर्मसार करने वाला है। और मीडिया के पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इतनी सोच नहीं है, इतना दिमाग नहीं है मीडिया के पास, इतनी खोपड़ी नहीं है मीडिया लोगों के पास कि उनको कुछ बातें समझ में आ सके, कुछ उनको दिखाई दे। मीडिया के पास इतनी भी बुद्धि नहीं है, इतना भी उनके पास ज्ञान नहीं है कि उन्हें समझना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि जो करोड़ों अरबों कमाता है वो ड्रग्स ही लेगा। और मीडिया को समझना चाहिए, उनके पास इतनी तो बुद्धि जरूर होना चाहिए कि जो करोड़ों अरबों कमाता है वह ड्रग्स ही लेगा, न कि कोई चैनी खैनी और 10 रुपए का गुटखा खा के अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। अब उनके पास इतना समय नहीं होता है जिस तरह से मीडिया के पास इतना समय रहता है कि एक ही चैनल को, एक ही मुद्दे को लगातार लोगों को बीच भी लगातार भटकाते रहना। इतना उनके पास समय नहीं है जितना कि मीडिया के पास समय है। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारी बातों को जरूर सुने और आपको अच्छा लगे शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।